जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र। मैं डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 12वीं विषय इतिहास। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता भाग 1 और हड़प्पा सभ्यता भाग 2 दोनों को पढ़ाया। आपको कैसा लगा? उसके बहुत सारे फीडबैक मुझे नहीं मिले। वो उसका मूल्यांकन पर और होमवर्क के प्रश्न देना आवश्यक है। आज के अध्याय में हड़प्पा सभ्यता भाग 3 को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जिस प्रकार 2 भाग महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति का ये तीसरा भाग महत्वपूर्ण है। इस भाग में जैसा मुहरे, लिपि तथा बाट, मुहरे और मुद्रांकन का क्या महत्व है, मुहरे, लिपि, बाट एक कैसा जीवन में इसका उपयोग करते थे, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के लिए, संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, और कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया तो उसका मुख्य रस्सी से वो गांठ थैला से गीली मिट्टी से जमा कर अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई और इस थैले को गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा। इसका अर्थ यह है कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं हुई, यानी इतना ही एक गोपनीय महत्वपूर्ण कार्य था। और इसे संपर्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए, और बाट, मुहरे, लिपि पुरातत्ववादी ने कितना महत्वपूर्ण था उसका एक रहस्यमय लिपि के द्वारा बताया गया। तो हम देखते हैं एक रहस्यमय लिपि इस प्रकार की थी कि जिस प्रकार चिन्ह दिखाए गए हैं, जिसको पुरातत्ववादी पढ़ने में अभी तक सक्सेस नहीं हुए या उसको जान नहीं पाए, और एक ही पंक्ति में ये सब कुछ दर्शाया जाता था जिस प्रकार आपके सामने दिया है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, साथ साथ सबसे लंबे अभिलेख लगभग 26 चिन्ह के हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पहले ही आपको मैंने बताया, पर निश्चित रूप से वर्णमालिया नहीं थी, क्योंकि इन्हें चिन्ह की संख्या कहीं अधिक थी। अपनी चिन्ह की संख्या जैसा कम है, उसी प्रकार की इनकी चिन्ह की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 तक के बीच थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई की ओर लिखी जाती है। जैसा आज हम बाई की ओर से लिखते हैं, तो ये दाई की ओर से लिखा जाता है, बाई की ओर, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा दिखाई देता है, क्योंकि लिखने में बाई की ओर संकुचित हो जाता है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण से दाई ओर से लिखना आरंभ किया गया। बाद में और स्थान कम पड़ गया। साथ साथ अब हम इन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, और ये जैसा मुहरे, तांबे, औजार, मर्तबानों, अवठ, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाएं भी आभूषण, हस्ती
यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, जिसे हम बोलते हैं ताम्रपत्र, शिलालेख या आचार संहिता, ये सब इसमें थी। नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगता है कि साक्षरता व्यापक थी? लेकिन बहुत सारे पुरातत्ववादी ने बताया कि इसके बारे में भी उसको पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन साक्षरता में ये लोग थे, ऐसा अनुमान पुरातत्ववादी करते हैं। साथ साथ इसका महत्वपूर्ण रहस्यमय लिपि के बाद अगले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, और वह है बाट। हड़प्पा संस्कृति में बाट का महत्व अनन्य साधारण है। बाट विनिमय का साधन है। बाट एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली का द्वारा नियंत्रित थे। ये सामान्यतः चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, और ये पत्थर दुर्मिल था। आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित धनाकार होते थे। इस पर इन बाटों के निचले मानदंड पर द्विआधारी, मतलब जिससे द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण, मन को तोलने के लिए या कीमतीवान मूल्य तोलने के लिए किया जाता था। तो धातु से बने तराजू, पाले भी मिले। तो बाट का महत्व और साथ साथ विनिमय का साधन और आभूषण तोलने के लिए कैसा कैसा उपयोग किया जाता है। और बाट के बारे में साइड में आपको बाट दिए गए हैं, कुछ मणि दिए हैं, कुछ श्रृंगार दिए हैं, और यहाँ पर एक मुहर भी बताया है। और एक प्रकार से चर्क नाम का पत्थर से तैयार किया जाता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सत्ता कैसी थी, प्राचीन सत्ता, शासक कैसे थे, जिसके बारे में हम देखते हैं कि प्राचीन सत्ता ईंटे उत्पादन का एक केंद्र नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सभी क्षेत्र ईंटे उत्पादन के लिए थे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो लोथल हो, कालीबंगा हो, बनाली हो, रूपड हो या बालाघाट हो। ये सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इसका उत्पादन होता था। दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था, और ये श्रम संगठन के लिए सत्ता, उस पर योजना, प्लानिंग, जैसा साइड में हमने एक किला और किले की दीवार, भवन, इमारतें, ये सब ईंटे से बनाई जाती थी। और प्लानिंग के नगर, महान स्नानगार, ये सब इसमें दिखे। तो ऐसा लगता है कि ईंटे निर्माण में पूरा क्षेत्र समान अनुपात था और सभी का बराबरी का योगदान था, और कोई क्षेत्र आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में ईंटा निर्माण में वो लोग जानते थे, और ईंटे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में, इमारतें निर्माण में, किला निर्माण में, सभी के अंतर्गत किया जाता था। प्राचीन, इससे पता चलता है कि प्राचीन सत्ता हड़प्पा संस्कृति में एक महत्वपूर्ण थी। हम अभी देखते हैं प्रसाद तथा शासक। विशाल भवनों को प्रसाद की संज्ञा दी गई थी, परंतु विशाल भवन सभी नहीं दिखे हैं। इस वजह से ये संज्ञा पीछे रही। लेकिन आगे चलकर पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। अभी ये पत्थर की जो मूर्ति है, ये पत्थरों से बनाई गई है। ये पुरोहित राजा की मूर्ति है, इसे संज्ञा के नाम से पुकारा जाता था। ये पुरोहित राजा से मेसोपोटामिया के लोग परिचित थे, पुरातत्ववादी जानते थे। और मेसोपोटामिया और सिंधु संस्कृति, सिंधु का क्षेत्र, हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र, ये इसमें समानताएं ढूंढी
ढूंढी थी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं। इसके अंतर्गत कई पुरातत्ववादी हिचकिच करते हैं। कुछ बोलते हैं यहाँ पर शासक थे, एक शासक था, लेकिन इस पर कई का पुरावा जो साक्ष्य अलग प्रकार के अपने अपने अनुमान लगाते हैं कि कि क्या जो लोग इस अनुष्ठानों का निष्पात करते हैं उन्हीं पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्ववादी का मत है कि हड़प्पा समाज शासक नहीं थे और सभी समाज की स्थिति समान थी, मतलब सभी का बराबरी का स्थान था। किसी प्रकार का ऊंचा, किसी प्रकार का नीचा, कोई अगला, कोई पराया, कोई नजीक का, कोई दूर का, ऐसी स्थिति नहीं है। तो दूसरे पुरातत्ववादी ये मानते हैं कि कोई एक नई शासक नहीं था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राज होते थे, ऐसा भी अनुमान लगाया है। कुछ और ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्ववादी समानताओं पर भर देते थे। नियोजित बस्तियों, साक्ष्यों, ईंटों के आकार के निश्चित अनुपात तथा बस्तियों, कच्चे माल के स्रोत समित संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगला पॉइंट 9 नंबर का है। हर दिन आपको 3-3 पॉइंट से मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। अगला चौथा भाग 2 पॉइंट का है। तो सभ्यता का अंत कैसा हुआ है, ये सभ्यता के हम आपको 3 प्रकार की सभ्यता बताई है: आरंभिक, परवर्ती और विकसित। अभी हम देखते हैं कई स्थान विकसित हुए हैं, कई स्थान आरंभिक है और कई स्थान परवर्ती मतलब लुप्त भी हो गए। कि गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियां में आबादी बनने लगी। उत्तर भारत के तरफ आबादी संख्या बढ़ती गई। चोलिस्तान जैसा क्षेत्र, ये क्षेत्र को ईस्वी सन पूर्व 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये त्यागा गया। मतलब यहाँ पर संस्कृति विकसित हुई, फली फूली और वो स्थान खंडहार करके पड़ा रहा। विशिष्ट पुरातत्ववादी पुरावस्तुओं समाप्त हो जाना, पुरावस्तुओं समाप्त हो जाने के लिए भी कुछ कारण है। और आवास निर्माण की तकनीकी अंततः, जिसे हम बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटी, घर निर्माण की जो तकनीकी है उसका भी अंत हुआ। और जिस प्रकार हमने इसे पहले भी 6ठी क्लास में आपने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो ऐसा एक शहर है कि वहाँ पर वो टीला, उस टीला में, उस पहाड़िया में 7 बस्तियाँ मिली है, 7 नगर मिले हैं। तो इसका अंत कैसा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण था? अनुवर्ती संस्कृतियाँ, जिस संस्कृतियाँ के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्रामीण भागों की संस्कृति है। उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अनुवर्ती संस्कृतियाँ विकसित हुई और पश्चिम के तरफ संस्कृतियाँ लुप्त होती गई। इसमें चेलिस्तान है, कुछ क्षेत्र है, कुछ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो का कुछ क्षेत्र है, लेकिन जिसे रूपड है, कालीबंगा है, बनावली है, या दायमाबाद है महाराष्ट्र में, लोथल है या बालाघाट है, इन सभी क्षेत्रों में लुप्त होकर उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के और इन संस्कृति का उदय होते रहा, आगे बढ़ती गई, विकसित होती रही। लेकिन
इन संस्कृतियों में ऐसे परिवर्तन क्यों आए, परिवर्तन के पीछे क्या कारण है, ये हम सविस्तर जानते हैं कि इसका पतन या ह्रास, संस्कृतियाँ जो नष्ट हो गई है या संस्कृतियाँ जमीन के अंतर्गत दबी गई है टीले के रूप में, उसके पीछे क्या कारण है? भूकंप है, ज्वालामुखी का उद्रेक है, ज़्यादा बारिश है, बाढ़ है, या भूमि के अंतर्गत की विवर्तनिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ, जिसे हम बोलते हैं चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन, ये शक्तियाँ भी ये परिवर्तन के लिए, और नदी के पात्र ने जैसा सप्त सिंधु के क्षेत्रों में थी तो प्रवाह बदल दिया है, या प्रवाह में आकर वो दबे गए हैं, या दबने के बाद कई सालों के बाद उत्खनन में पुरातत्ववादियों को इसका अनुमान लगाया है कि भाई इसका कई सालों से ये दबी हुई है, लेकिन रेलवे की खुदाई करते करते इसका पता चला है, इसकी जानकारी मिली है। और इसकी जानकारी में जैसा हम देखते हैं कि पुरातत्ववादी के सर्वेक्षण करने वाले महत्वपूर्ण जो पुरातत्ववादी है, उन पुरातत्ववादी में R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा संस्कृति का इसने सर्वेक्षण किया 1946। एशिएट इंडिया ये जनरल रहे। 1947 जो R.E.M. व्हीलर जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल बने थे, और इन्होंने सर्वेक्षण के साथ ये हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण थी और हड़प्पा संस्कृति का प्लानिंग, योजना और इंजीनियरिंग कौशल्य आज भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और वो साक्ष्य अभी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग में रखे गए हैं, दिल्ली में है, जयपुर में है, भोपाल में है, या हमारे विद्यालय के संग्रहालय में भी इसको रखा गया है। बहुत सारे जो विद्यालय में एक म्यूजियम कॉर्नर रखा है, इसमें भी साक्ष्य है, कुछ साक्ष्य हमारे पास विद्यालय में भी रखे गए हैं, आपको फ्रंट साइज में देख सकते हैं। सभ्यता का अंत इसी कारणों के होने के साथ साथ आपको मैंने जो स्थान दिया है कि जो मानचित्र के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा, बनावली, दायमाबाद, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यासा, खुर्रम, काबुल और इस नदिया के क्षेत्रों में इसका उगम स्थान, और धीरे धीरे नर्मदा के क्षेत्र में, चंबल के क्षेत्र में, यमुना गंगा के क्षेत्र में और गोदावरी के क्षेत्र में नीचे की ओर बढ़ती गई। ये सभी स्थान मानचित्र में आपको दर्शाना है। साथ साथ आपके लिए जो ऑनलाइन पर छात्र छात्रा है उनके लिए सूचना है, मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न दिए हैं वो हर दिन का वर्क हर समय में करना है। साथ साथ मूल्यांकन का जो नोटबुक में लिखने के बाद आपको ये जो व्हाट्सएप पर उसके कॉपी डालना है कि आपने किया या नहीं है। एक छात्र ने उसके बारे में अच्छा आंसर लिखकर भेजे हैं, उसी प्रकार आपने भी लिखना है। मूल्यांकन के प्रश्न इस प्रकार है, रहस्यमय लिपि की विशेषता बताओ, रहस्यमय लिपि ही इसे क्यों कहा जाता है, बाटो क्या है, बाटो का क्या महत्व है, बाट किस प्रकार एक प्रमाण है उसके बारे में आपको लिखना है। पत्थर की मूर्ति की संज्ञा किसे दी गई है, पत्थर की मूर्ति को पूजनीय प्रसाद क्यों मानते थे, ग्रामीण जीवन शैली को किस नाम से पुकारा गया है, और मेसोपोटामिया के साथ या कुछ तांबा है
कुछ मोहर है, इसके कैसे कैसे संबंध आए, ये मूल्यांकन में आपको प्रश्न लिखकर भेजना है। साथ साथ आपका गृह कार्य इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के कारणों का सविस्तर वर्णन कीजिए। आपको एक एक पॉइंट से आंसर देना है, एक पॉइंट का 25 शब्दों में वर्णन करना है, लगभग इसके 6 पॉइंट तैयार करना है। धन्यवाद। और कल चौथे भाग के लिए आप ऑनलाइन रहिए। थैंक यू।